नमस्कार। हम हर वक्त आपके पास आते रहते हैं और बोलते रहते हैं, मुद्दे वही जो आपको छूते हैं। हम हर वक्त वही मुद्दों पे काम करते हैं। आज हम जहां आए हुए हैं, ये INTU के सी के ऑफिस में आए हुए हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद कमरुज़्ज़मा कमर साहब, जो INTUC के प्रेसिडेंट हैं। तो आज चलिए उनसे थोड़ा बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। ये जो नए जो लॉ आए हैं, लेबर लॉज आए हैं, और बहुत सारे जो मसले हैं उन पे ज़रा खुल के बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक INTUC का प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल चैप्टर का क्या सोच रहा है वो लेबर लॉ के बारे में। चलिए सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपने अपना वक्त दिया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। सर, मेरा पहला प्रश्न आपके पहले जा रहा है, जो अभी जो लोकसभा में 3 लेबर अमेंडमेंट लॉज आए हैं, मोर और लेस दिस आर पास्ड सितंबर 2020 को। तो पहला जो पर्टिकुलरली जो पहला लॉ आया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। तो इस पे हम आपका नज़रिया जानना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट जो किया गया है उसमें कहा गया है कि इफ़ ए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैविंग 300 वर्कर्स, इट कैन टेक ए टर्मिनेशन डिसीजंस, और कुछ भी कर सकता है। इसके लिए उसको गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो पहले 100 था। सेकेंड, ट्रेड यूनियन को अगर कोई स्ट्राइक करना है तो उसको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और एक जो प्रावधान उन्होंने किया है वो है कि अगर मास कैजुअल लीव लेता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको भी स्ट्राइक के कारण से पकड़ा जाएगा। सर, इस पे आपका क्या सोच है? सर पहले बोलिए। ऐसा है कि देखिए, हमारे देश में 44 लेबर लॉज था, जिसमें 9 लेबर लॉज ब्रिटिश राज का जब हुकूमत थी उस समय मिला था, जब देश आज़ाद नहीं था। सर, मिनिमम वेजेस एक्ट वो 1948 का है। हाँ, नहीं, उसके पहले सबसे पहले आया वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 2020 में। हाँ, उसके बाद 2023 में 2026 में आया ट्रेड यूनियन एक्ट, जिस कानून में ये प्रावधान है कि हम वर्कर 7 आदमी भी हों तो एक ट्रेड यूनियन का गठन कर सकते हैं, और राज्य सरकार हमें रजिस्ट्रेशन देगी, और उसके बुनियाद पर हम ट्रेड यूनियन आंदोलन इतने दिनों से कर रहे हैं। उस पर भी इन्होंने कुठाराघात किया है। दूसरी बात यह है कि आपने 3 कोड का दस्तगिरा किया है। ये 4 कोड लाए हैं लेबर कोड्स। एक आ गया था आज से बहुत पहले, जिसका ठीक लॉकडाउन के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर करके उसको गैजेट किया। वो था वेजेस रिलेटिंग, हाँ, वेज रिलेटिंग। हाँ। उसमें भी देखिए, जहाँ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो इस देश का सबसे बड़ा ट्रापाइटाइट बॉडी है, जो देश का श्रम नीति बनाता है, उसमें पास हुआ था कि इस देश में कम से कम मिनिमम वेज अनस्किल्ड वर्कर के लिए, जिनके हाथ में कोई स्किल नहीं है, उनके लिए कम से कम होगा 550 रुपये। सर, इसमें कुछ पैरामीटर्स भी, प्रावधान भी पकड़े गए थे, जो लिविंग प्राइस इंडेक्स है, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। हाँ, साथ साथ वो था कि एक इंसान को कितना कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। और एक फैमिली में कितने लोगों का होना चाहिए, मिनिमम एक पकड़ा गया था। हाँ, एक यूनिट को पकड़ा गया 5 मानते हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें जब हम लोगों ने ये चार्टर डिमांड दिया था मनमोहन सिंह के समय में, तब वो कॉस्टिंग आ रहा था 10,000। उसके बाद इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा, मुद्रास्फीति इतना बढ़ता गया देश में, कि आज के दिन 20,000 पर वो आता है। लेकिन इन्होंने जो कोड जारी किया, उसमें जो पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट को डाइल्यूट कर दिया और कोड बना दिया। उसमें उन्होंने नेशनल फ्लोर लेवल सिर्फ 176 रुपया पर डे रखा है, जो ये अमानवीय है। सिर्फ एंटी लेबर नहीं है, ये इनह्यूमन भी है। ये सोचना चाहिए कि 176 रुपये में एक आदमी
3 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा सकता, तो उसके साथ एक पहाड़ होता है, ये एक फैमिली होती है, परिवार होता है। परिवार होता है। और उस परिवार में कम से कम एवरेज हम देखते हैं कि 3 से 4 आदमी पूरी डिपेंडेंट होता है एम्प्लॉय के ऊपर। तो वहीं पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया है। दूसरी बात यह है कि अभी जो 3 कोड लाए हैं, ये ज़बरदस्ती लाए हैं, ना तो इस पर डिस्कशन हुआ, नहीं इस पर डिबेट हुआ, नहीं इसका नोटिफिकेशन किए कि हाँ मज़दूरों की तरफ से जो मेजर स्टेक होल्डर है ट्रेड यूनियन, उसके साथ उन्होंने किसी तरह का। लेकिन सर एक कोड तो वो सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 जो लाए हैं, हाँ। उसमें वो उन्होंने कहीं ना कहीं जो प्रावधान बोले हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कि उनको पेंशन मिलना चाहिए, हाँ, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। मैं उस पर आता हूँ हाँ। कि ये 3 इन्होंने पास किया है, जिसमें एक तो आपने कहा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस सेफ्टी कोड बिल और तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, जिसमें हमारा ग्रेचुटी आता है, वह आपका पेंशन प्रोविडेंट फंड आता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स ESI आता है, हेल्थ स्कीम आता है। उसके अलावा वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट था, उसको भी डाइल्यूट करके इसी में घुसेड़ दिया। अब देखिए हिंदुस्तान में जो नियम है ESI का, उसके बाहर करोड़ों मजदूर या कर्मचारी हैं जो उसमें फिट नहीं आते। यानी 10 आदमी अगर किसी प्रतिष्ठान में नहीं होगा तो ESI। सर माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ। अगर हम आंकड़ों को देखें, 2012 के आंकड़ों को मैं पकड़ रहा हूँ एज़ पर द सेंसस, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस में कोई सेंसस नहीं होता है। नहीं। ये एक एब्रप्ट फिगर्स होता है। इसमें मैं जो फिगर्स बोल रहा हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के फिगर्स, जो ILO के जो फिगर्स हैं हमारे पास 2012 में, जहाँ पे बोल रहे हैं जो लेबर फोर्स इन इंडिया इज़ 40.75 करोड़। अगर हम 2020 को पकड़ते हैं तो उसको आप मान के चलिए 70 करोड़ के लगभग चले जाएंगे, इंक्लूडिंग स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल्स। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। सर सबसे मज़े की बात यह है कि दुख की बात भी है कि 94% ऑफ दिस वर्किंग फोर्स पॉपुलेशन इज़ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सर इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी पार्ट्स है, मतलब अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पकड़े तो इसमें एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मेजर आ रहा है, फिर आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ रहे हैं, फिर सबसे ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन है ब्रिक क्लीन वर्कर्स का, वो उनका बहुत ही ख़राब हालत है। फिर आप आर्टिशियन पकड़ लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रहे हैं, बीड़ी वर्कर है। हाँ सर, इस पे मैं ये जो प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूँ सर, एज ए INTUC प्रेसिडेंट, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेके आप लोगों का क्या नज़रिया है? आपने ठीक कहा कि देश में जो वर्क फोर्स है टोटल उसका 94% सर। हाँ, मैं ये ILO का फिगर कोट कर रहा हूँ कि 94% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। एग्जैक्टली। और इनफॉर्मल सेक्टर में 90% ऐसे वर्कर हैं जिनका एम्प्लॉयर नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर एम्प्लॉयर है भी तो एम्प्लॉयर का स्टेटस ही टेनेबल नहीं है। तो इससे होता यह है कि हमारी अगर कोई मांग होती है तो हम किससे मांगें? तो उसके लिए हमारी सरकार है, और उसके लिए मनमोहन सिंह की क़यादत में 2008 में अनऑर्गेनाइज वर्कर्स वेलफेयर एक्ट कानून बना था। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने फिर अपना रूल भी बनाया, पश्चिम बंगाल में भी बनाया, एक बोर्ड भी है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि वाम फ्रंट जब थी उनके समय में भी, और जब TMC की सरकार आई है उनके इस 9 साल में हमने देखा कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है अनऑर्गेनाइज वर्करों का, वो बिल्कुल सही नहीं है। और ये पॉलिटिकल जो मास्टर। सर इसमें मैं थोड़ा सा आपको माफ़ कीजिएगा सर, ये जो सबसे दुख की बात क्या हुआ, ये जो आपका लॉकडाउन के वक्त जो माइग्रेंट वर्कर्स करोड़ों में आए हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा है कि ये अनऑर्गेनाइज वर्कर का एक बड़ा हिस्सा माइग्रेंट वर्कर भी है। माइग्रेंट वर्कर में बस मुट्ठी भर लोग हैं, और छोटा परसेंटेज है जो लोग स्किल्ड हैं या किसी न किसी कल कारखाने में उसको सेमी स्किल भी बोल सकते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा काम हो जानते हैं।
ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, ये लोग भी आप समझ लीजिए कि अनऑर्गेनाइज है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले, जिसमें निर्माण कर्मी है, एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स है, मतलब ये एग्रीकल्चर जो वर्कर है, उसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, फिर सर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं। हाँ, तो ये इन तमाम लोगों की हालत बहुत दयनीय है। अफसोस की बात है कि ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हमारे देश में हैं, इनको यही पता नहीं है कि इस देश में एक कानून है, उस कानून का नाम है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1979। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो सर वो अब उसमें क्या है कि उसमें दो कैटेगरी है, एक है सेंडिंग स्टेट्स और दूसरा है रिसीविंग स्टेट्स। तो रिसीविंग स्टेट्स का कि जितना वेलफेयर मेजर है, वेलफेयर मेजर उनका कर्तव्य है कि उसको इम्प्लीमेंट करें, और जो सेंडिंग स्टेट है उसका कर्तव्य है कि हमारे यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उसका एक डाटा होना चाहिए कि जब कोई विपदा है, जैसे अभी पैंडेमिक आया, किसी भी राज्य सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। दुख की बात यह है कि जो हम लोग के पास जहाँ जहाँ से खबर आई, हम लोगों ने अपना ऑनलाइन एक वेबसाइट किया और उसके ज़रिए उनसे फॉर्म भरवाया, तब जाके उनको ट्रेन का एंट्री मिला या बस का एंट्री मिला। लेकिन राज्य सरकार, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सब सोई हुई थी, सब पॉलिटिक्स कर रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो भी कोड लाया है, इसमें ये भी क्लियर नहीं है कि क्या जो एग्जिस्टिंग 44 लेबर लॉज था उसको आपने क्या बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। सर इसमें तो आपकी बातों को अगर हम लें तो मुझे याद आ रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे अंबेडकर साहब ने एक स्टेटमेंट कहा था कि वॉट एवर इफ़ बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बट इम्प्लीमेंटर इज़ नॉट राइट, तो आप बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे दीजिए, वो कुछ नहीं होगा। अगर वर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इम्प्लीमेंटर अगर सही है, तो आपको रिजल्ट आएगा ही। आपने सही कहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है। अब हुआ ये कि इस कानून को लाने के बाद वर्करों का जो ब्रिटिश राज से लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी हुई, हमारे पूर्वजों ने जेल की सलाखों में थे, फिर कितने लोगों को शहीद होना पड़ा, और उसके बाद धीरे धीरे कानून बनता गया, और ये एक झटके में जो लेबर कोड ला दिया है, ये पूरी क्रोनी कैपिटलिज्म के फेवर में है, क्रोनी कैपिटलिस्ट। सर आपको क्या लग रहा है कि ये अल्टीमेटली ये वर्किंग क्लास को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा? हाँ, और पर्टिकुलरली एमएसएमई यूनिट्स को, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है। इनका एक ही टारगेट है कि हम किसी भी तरह से अगर कैपिटलिस्ट को इस तरह से खुला मदद करके उनको शोषण करने का रास्ता बना देंगे तो शायद यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इतिहास ऐसा नहीं कहता। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ब्रिटेन में, तो उन लोगों ने वेजेस कट किया, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो यूनाइटेड किंगडम बैठकर फैसला लिया कि वर्करों को, श्रमिकों को मिनिमम वेज नहीं बल्कि फेयर वेज देना चाहिए। और हमारे जो सरकार आई है, इनको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ये स्लोगन देते हैं मेक इन इंडिया का, लेकिन वर्करों का जो मिनिमम नीड है, अगर वो आप पूरा नहीं करेंगे, उनको पगार सही नहीं मिलेगा, तो न तो हमें क्वालिटी मिलेगा, नहीं क्वांटिटी मिलेगा प्रोडक्शन में। नहीं सर, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये जो अनऑर्गेनाइज वास्ट 94% मैं जो बोल रहा हूँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो ये जो बैठे हुए हैं, इनका कोई सोशल सिक्योरिटी नेट है ही नहीं। सपोज कल वो काम करते करते अगर उसका कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। हाँ, उसका फैमिली पूरा रास्ते में आ जाएगा। हाँ, उसके लिए क्या है कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स रेगुलेशन एंड वेलफेयर एक्ट जो 2008 में बना, उसमें ये प्रावधान है, लेकिन उसके लिए है कि पहले तमाम वर्करों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको कार्ड मिलेगा, कार्ड के ज़रिए उनको मरने पर किसी राज्य में 1.5 लाख है, किसी में 1 लाख है, पश्चिम बंगाल 2 लाख किया। लेकिन अगर यहाँ वर्कर 4 करोड़ हैं अनऑर्गेनाइज्ड, अब उसमें इनका रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ भी नहीं है, यानी 25% भी नहीं है। फिर सर उसमें भी आमरा हो, वो भी। हाँ, और उसमें क्या है कि जैसे
हमने डिमांड किया था सबसे पहले इंटेक का प्रेसिडेंट की हैसियत से कि ये जो माइग्रेंट वर्कर आ रहे हैं, एक्चुअली ये लोग मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेंट वर्कर आर फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनके लिए एक स्कीम बनाओ। तो बहुत मुश्किल से इन्होंने एक प्रचेष्टा स्कीम अनाउंस किया। उसका वेबसाइट सिर्फ 2 घंटा के लिए खुला, उसके बाद ख़राब हो गया। लेकिन इन्होंने इस बोर्ड से, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से 9 करोड़ रुपया निकाल लिया और उन लोगों में बांट दिया जो लोग, हमको लगता है कि वो जिन लोगों को पैसा मिला है मेजॉरिटी वो माइग्रेंट वर्कर नहीं है, बल्कि यही इनके पार्टी का झंडाधारी है। यही इस पर हम लोगों ने गवर्नर से मिलकर कहा था कि आप एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपील, मैंने आप रिकमेंड कीजिए चीफ सेक्रेटरी को। शायद उन्होंने किया भी होगा, लेकिन उनका आपसी बहुत झगड़ा है, इसमें हम लोग जाना नहीं चाहते। तो ये जो शोषण के खिलाफ गांधी जी ने लड़ाई किया और लोगों ने लड़ाई किया, ट्रेड यूनियन ने लड़ाई किया, और INTUC का एक ड्यूटी क्या है सर, इसमें एक वर्ड में एक ऐड करना चाहता हूँ जो हाल ही में बहुत ज़्यादा ये शब्द उठ के आ रहे हैं, ये इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, जॉबलेस इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमी ग्रो कर रहा है लेकिन आपका जॉब कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये जो जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें भी तो आप लोगों का ट्रेड यूनियन का बहुत ज़्यादा आपका वो है। आप देखिए, इन लोगों ने जो शुरू में आपने कहा कि 300 आदमी जहाँ होगा या उससे कम, उसको रिट्रेंच कर दिया सकता है, उस कारखाने को बंद कर दिया। हाँ, किया है। उसके बाद है कि स्ट्राइक का मामला है, वहाँ पर अंकुश लगाया है। अगर कोई मास कैजुअल लीव लेगा तो उसको भी स्ट्राइक कंसीडर किया जाएगा। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन में भी लगाया है, एक उसमें प्रोविज़न रखा है कि कितने लोग होने से करेंगे। जैसे पहले 7 आदमी था, अब उसका नंबर 10 टाइम्स बढ़ा दिया या 15 टाइम्स। तो हमारा मानना है ट्रेड यूनियन के व्यू पॉइंट से कि जहाँ कम लोग हैं उनको सामाजिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा लोग हैं वो आंदोलन कर सकते हैं, अपने आप को आसानी से संगठित कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट उल्टा ही किया है। तो उस पर हम लोगों ने काफ़ी विरोध जताया है और अभी भी हम लोग विरोध जता रहे हैं। ऑल ट्रेड यूनियन की कन्वेंशन 12 तारीख को होने वाला है, उसमें भी ये तमाम मुद्दे आएंगे। और ये जो आपने कहा कि जॉबलेस ग्रोथ, एक्चुअली देखिए आज ग्रोथ जो है इंडिया का वो नेगेटिव है। नहीं, वो तो सर अभी पेंडेमिक के लिए मैं अगर आप पेंडेमिक के पहले भी जाते हैं, पहले भी अगर आप देखें तो वो 6 to 6.9 to 7% जो ग्रोथ हो रहा था, लेकिन आपका जॉब तो माइनस। आप देखिए वो भी जो था वो फिक्टिशियस फिगर था, एक्चुअली में वो था 4.6%। हाँ, तो ये हर एक चीज़ में फिगर को डाइल्यूट करके अपने ढंग से प्लेस करते हैं ताकि एक ग्लूमी चेहरा सामने आए। और ये जो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मुट्ठी भर क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों को इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे दिया, जिससे कि पिछले 6 साल के अंदर मुकेश अंबानी दुनिया का 4था सबसे अमीर आदमी बन गया। सिर्फ वही नहीं सर, इंडियन बिलियनर्स आर इंक्रीजिंग। यस, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमारा जो साधारण आदमी वो नीचे जा रहा है। वो ये ग्रोथ जो कह रहा है ना, ये पर्कुलेट नहीं कर रहा है ग्राउंड लेवल में। बहुत चिंता की बात है। एग्जैक्टली। और आने वाले समय में ये एक ऐसे स्थिति को पैदा करेगा जिसमें सोशल स्ट्रेन पैदा होगा। सर और एक बहुत वाइटल चीज़ जो आ रही है अभी, वो है मार्जर्स। ये जो मार्जर्स हो रहे हैं और इसके लिए ये जो जॉब बहुत ज़्यादा कटल हो रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज मार्जर्स हो रहे हैं। मैं इवन PSU बैंक्स आर बीइंग मार्ज्ड। तो अल्टीमेटली ये सरप्लस होगा, आज नहीं तो कल। इससे एक्शन प्लान है एक। हाँ, तो इस पे आपका ट्रेड यूनियन का क्या रवैया है? एज ए प्रेसिडेंट व्हाट यू आर थिंकिंग? आप देखिए, मर्जर विदेशों में भी होता है, लेकिन वहाँ जॉब गारंटी दिया जाता है। यहाँ वो चीज़ नहीं है। मर्जर के समय में बोलते हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही मर्जर हो जाता है, आप बैंकों में अगले हफ्ता से तमाम जो ATM का
कर्मचारी है उसको बैठा दे रहे हैं। नहीं बैठा नहीं सर, एक्चुअली एसबीआई एटीएम में जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि 10 बजे से 2 बजे से रात के 10 बजे तक का जो शिफ्ट है सिक्योरिटी गार्ड्स का उसको बंद कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक क्लास सरप्लस हो जाएगा, माने 2/3 आदमी सरप्लस हो। एग्जैक्टली। उसके लिए 2 बजे से रात 10 बजे तक का जो शिफ्ट 9 तारीख को एक आंदोलन है कलकत्ता में। लेकिन हमारा ये कहना है, जो मुद्दा है कि ये मर्जर अगर होता है तो ठीक है कि किसी 10 जगह ये बटा हुआ है, एक जगह आता है, उसको प्रोफेशनली अच्छे से अगर मैनेज करते हैं, लेकिन उसमें अगर जॉब कट होता है तो ये बहुत ही ख़राब है। इसको किसी भी तरह से हम लोग इसको सपोर्ट सर इसमें एज ए ट्रेड यूनियन प्रेसिडेंट एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन, उनके एक विंग के प्रेसिडेंट की हैसियत से आप लोगों का क्या कोई रोड मैप है, कोई एक्शन प्लान है कि इसमें आप क्या, क्योंकि ये बंद नहीं हो सकता है बिकॉज नाउ इट इज़ ए ग्लोबल इकोनॉमी सर, ये मर्जर्स होंगे, लोग जॉब कट होंगे, तो इसमें तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वर्कर्स जो हैं वो मारे जाएंगे। अब तो देखिए मर्जर तो बहुत जगह हुआ है, जैसे और होने भी वाला है, जैसे बाई आउट हो रहा है। हाँ, जैसे ब्रिटेन का एक स्टील कारखाना टाटा ने खरीदा था, मित्तल भी बहुत सारा कारखाना को टेक ओवर किया, लेकिन वहाँ की सरकार जब देखी कि वहाँ के वर्कर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उसमें इंटरवेन की और उनके नौकरी का गारंटी दिया और आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश में इस तरह का माहौल बना दिया है, ख़ास तौर से ये पेंडेमिक का सहारा लेकर, कि जितना भी एंटी पीपल, एंटी वर्कर जो भी बिल है, जैसे कृषक लोगों के लिए जो बिल आया। नहीं सर, और एक आपको बहुत जो चीज़ है कि आपका ये साइटिंग है पब्लिक इमरजेंसी, लेबर डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इवन पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कोटिंग अंडर सेक्शन 65 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, इसमें उन्होंने 8 घंटे की जगह 12 घंटा कर दिया है लेबर। इसका हम लोग विरोध पे किया, क्या आपने कोई विरोध तो बहुत विरोध कर रहे हैं हम लोग। ऑल इंडिया में स्ट्राइक भी पिछला बार किया और फिर 26 नवंबर को हम लोग फिर पूरे हिंदुस्तान में जनरल स्ट्राइक। लेकिन उनमें उन्होंने 3 महीने का एक वो रखा तो है, ऐसा ब्रैकेट रखा है। ऐसा है कि देखिए ये जो ड्यूटी आवर्स है ये 1886 में शिकागो शहर में जानते हैं सर, वो फर्स्ट में मनाया जाता है। उस वक्त से हमारी लड़ाई है, उसमें कामयाबी मिली। हाँ, ILO का कन्वेंशन है और उस कन्वेंशन को हमारा पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट रेटिफाई किया है। उसके बावजूद भी ये सरकारें ज़बरदस्ती कर रही है, गैर कानूनी कदम उठाया है। इसका हम विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ये इन्होंने पेंडेमिक को कोट किया है। हाँ। मतलब अब देश पेंडेमिक में आ रहा है, इसीलिए ये आपको आप हमारा कहना है कि अगर पेंडेमिक के वजह से सिर्फ वर्कर पर आप गाज गिराएंगे हाँ, और बाकी लोगों के लिए सब सुविधा मिल जाएगा, हाँ, तो ये मुनासिब नहीं है, इसको हम लोग नहीं मान सकते। इसका विरोध करते हैं, करते रहेंगे। सर और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मुद्दा हम वो आपसे पूछना चाहते हैं वो है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आपका लॉस मेकिंग एयर इंडिया है, BSNL है, MTNL है, तो उन लोगों को वो लोग तो सोच रहे हैं डिसइन्वेस्ट करने का, वो बोल रहे हैं, उस मुद्दे पे मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सर जो PSUs आपका प्रॉफिटेबल है उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात सोच रही है सरकार, इस पे आप लोगों का क्या नज़रिया है सर? देखिए हम लोग मानते हैं कि PSU या PSCs, अंडरटेकिंग्स एंड इंटरप्राइजेस, ये देश का एक संपद है और इस संपदा को बिक्री करके ये पूंजी बनाना चाहते हैं। चूँकि सरकार चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, ये देश के जनता से छुपा रहे हैं, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। देखिए अगर कोई सिख हो गया है, आपको मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ कि जब कोयला खदान में सिकनेस आ गया था, जब बैंक का मैनेजमेंट बिल्कुल तितर बितर हो गया था, जब इंश्योरेंस सिर्फ अमीरों के लिए हो गया था, गरीबों के लिए नहीं, तो इंदिरा जी ने इन तमाम संस्थाओं को
सर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। Yes. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उल्टा जा रहा है। हाँ, कि ये बैंक जो पीएसयू बैंक से वो और आप मार्च देखिए, हाँ आप देखिए ये कैसे खेल खेल रहे हैं कि ओएनजीसी से 56,000 करोड़ रुपया इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। तो उनका जो कैश था, कैपिटल था, उसको इन्होंने कुरेद दिया, ख़त्म कर दिया। तो वो कंपनी अगर कल को सिक हो जाए तो उस कंपनी के वर्करों का, कर्मचारियों का या वहाँ के मैनेजमेंट का कोई कसूर नहीं है, ये मिनिस्ट्री का कसूर है। इसी तरह से देखिए आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसको ओएनजीसी ले लिया। अब वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो नुकसान में चल रहा था, तब इसको सर और प्राइवेट में और एक प्रश्न हम करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये देश का संपद है। हाँ, क्योंकि देखिए सर, ट्रेड यूनियन क्यों हम आपसे बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक है, साधारण लोगों के, कि ट्रेड यूनियन सिर्फ एक आंदोलन करने का जरिया नहीं है। ट्रेड यूनियन एक पंथा है जो वर्कर और समाज में उसका एक पूरा उत्तरदायित्व है। और एक आईएनटीयूसी जैसा संगठन जो है उसका उत्तरदायित्व और भी बड़ा है। सिर्फ लेबर का विंग भी नहीं आता है, एक जो ट्रेड यूनियन होता है उसका बहुत सारा विंग होता है, सोशल विंग होता है, उसका बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन लोगों की। तो सर एक जो कहना चाहूँगा कि अगर हम बंगाल को पकड़ें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है CSTC, CTC, नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये जो पूरा बैठा हुआ है, लेकिन ये लॉस में रन कर रहा है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं, मैं लेफ़्ट से आ रहा हूँ 34 साल तक, यहाँ पे उनके 2000 बस चलते हैं और प्राइवेट सेक्टर में 6000 बसें चलती हैं। पर डे का कॉस्टिंग आ रहा है आपका, इनका प्राइवेट सेक्टर्स का जो आ रहा है, इनका 6000 के लगभग उनका इनकम है पर डे का, और 4500 का उनका एक्सपेंडिचर है। तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में जब भी आ रहा है, जब भी ये CSTC में आ रहा है, जब भी ये साउथ बंगाल, अभी तो इसको बहुत सारे 5 विंग में डिवाइड कर दिया गया है, ये लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे क्यों आप जैसा एक वेल इन्फॉर्म्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेड यूनियन इसमें क्यों नहीं इंटरवेन करता कि भाई PSU का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप देखिए पेंडेमिक में अगर ये स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सही रहता तो इतना प्रॉब्लम शायद नहीं आता, जहाँ पे 70% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो इस पे सर आप लोगों का क्या रोल है सर? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में रेल है, रेलवेज है, और स्टेट गवर्नमेंट, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को ले लीजिए और यूनियन टेरिटरी को, तो उसमें जो स्टेट रन ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है। बिल्कुल। और ये दोनों संस्थाओं का, या ट्रेन हो या गवर्नमेंट की बसेस हैं, ये इसलिए बनाया गया था कि ये हमारा ये सोशलिस्ट समाज है और गवर्नमेंट का अप्रोच सोशलिस्ट होना चाहिए, जस्ट टू हेल्प द कॉमन पब्लिक, पीपल, हाँ, कॉमन पीपल, सो दैट दे कैन गो फ्रॉम हियर टू देयर एग्जैक्टली, विद मिनिमम प्राइस, विथ मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम कंफर्ट। अब इनका अप्रोच आजकल हो गया है कि कहाँ लॉस होता है, कहाँ प्रॉफिट होता है। आप देखिए इसी तरह का एक और सेक्टर है, वो है हेल्थ सेक्टर। वहाँ भी लॉस होता है। नहीं सर, वहाँ तो लॉस क्या, अब अगर आप टोटल GDP का देखें देखिए, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ 535 रुपया साल का पर आदमी के हिसाब से आता है। तो आप उसको पर मंथ में अगर हिसाब करते हैं तो इट इज़ द वर्स्ट GDP कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ। हाँ, तो आप देखिए कि इनका क्या है ना, कि इनका अप्रोच जो है ना वो सोशलिस्टिक नहीं है, प्रो पीपुल नहीं है। एक सर सरकारें तो आती जाती रहेंगी, हाँ, लेकिन आती जाती उसको बड़ी घटना नहीं है। घटना यह है कि आप जैसा एक संगठन जो ऑल ओवर इंडिया एक संगठन है, इतना ऑर्गेनाइज संगठन है, हाँ, इस सेक्टर में जहाँ हम लोग रेलवे के लिए विरोध कर रहे हैं, हाँ, वहीं हम लोग का मानना है कि स्टेट रन जितना भी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, हाँ, उसका अगर लॉस आज है तो उसके लिए जिम्मेदार वहाँ का न तो ड्राइवर है, न तो कॉन्ट्रैक्टर है, तो मैनेजमेंट है, तो हेल्पर है। प्योर मैनेजमेंट फेल्योर है, मैनेजमेंट भी नहीं है,
पॉलिटिकल मैनेजमेंट, वो जो भी है सर, मैनेजमेंट फेल्यूर है, मतलब और मैनेजमेंट हैज टू लुक इनटू जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, कैसे जो है उसमें एक्सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल पीपल आर एक्सपोर्टिंग करप्शन। सर एज ए ट्रेड यूनियन आप लोग इंटरवेन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रश्न में हमारा ये है, तो इसमें क्योंकि आपके पास तो लेजिटिमेट क्लेम है सर। हम लोगों ने सबसे देखिए, ये गवर्नमेंट जब आई तो नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास नॉर्थ बंगाल में बहुत माने बड़ी बड़ी जगह है। कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी में इतना पॉश एरिया सब में जगह है, हाँ। जैसे गरियाहाट, करोड़ों नहीं अरबों का प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। इसको जब ये बेचने का पूरा ताना बाना बांध लिए तो सबसे पहले अगर विरोध किया रास्ते में उतर कर, सीपीएम के टाइम में भी जब सुभाष बाबू थे तब भी, और इनके टाइम में भी, वो इंटक है। इसलिए इंटक के कर्मचारियों को ये बहुत परेशान करते रहते हैं, एक जगह रहने नहीं देते, ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को शोकॉज दे दिया, किसी को और कुछ कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मानना है कि ये वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में आप लॉस एंड प्रॉफिट की बात मत करो। ये पब्लिक को राहत पहुंचाने का एक ज़रिया है। अगर इतना बड़ा जो विपदा आया और अभी भी पैंडेमिक है, उसमें अगर सुचारू रूप से ट्रांसपोर्ट को, सरकारी ट्रांसपोर्ट को रास्ते पर लाया जाता तो इतना दिक्कत नहीं होता गरीबों को, किसानों को और मज़दूरों को। सर और एक जगह पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, अभी जो आप बोल रहे थे सर सबसे जड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट अभी जो आ गया है, एक्सपोज हो गया है कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब हालत में। गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी के उसके रीच के बाहर है। मैं गवर्नमेंट हेल्थ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, इसमें भी जो गवर्नमेंट हेल्थ वर्कर्स हैं, तो ये भी तो आपके परव्यू में आ रहे हैं सर। आते हैं। तो उसमें सर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आज एक गवर्नमेंट जो हेल्थ वर्कर है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, उसको सबसे ज़्यादा कोरोना में एक्सपोजर है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर में खड़ा है। तो जहाँ पे इसमें भी आप लोग क्यों इंटरवेन नहीं कर रहे हैं कि उनको मिनिमम आपका सुविधा देनी चाहिए, उनको मिनिमम हेल्थ प्रोटेक्शन देना चाहिए? हेल्थ सेक्टर पूरे देश में कोई भी राज्य ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लायक है कि कोई पैंडेमिक आ जाए तो उसका मुकाबला कर सके। सर पैंडेमिक छोड़ दीजिए, ऐसे भी हालत खराब है, पैंडेमिक तो दूर की बात है सर। लेकिन इसमें पूरा एक्सपोज हो गया, पूरी तरह से। और इसको खराब रखने का या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करने के पीछे दो कारण है। एक, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देना है, प्राइवेट पूंजी को बढ़ावा देना, पूंजीपति को बात आ गया। हाँ। दूसरा ये है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये लोग कोई नयापन नहीं लाते। आप सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल का सरकारी हॉस्पिटल है SSK, उनके यहाँ जो मशीनें हैं वो आउटडेटेड है, बदलते हैं तो 3 साल 4 साल 5 साल यूज़ करने के बाद। लेकिन साइंस और मेडिकल इन्वेंशन इतना द्रुत गति से हो रहा है, इतना स्पीडी हो रहा है कि अगर आप उसके साथ पेस बरकरार नहीं रखेंगे तो इलाज सही नहीं हो सकेगा, डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ नहीं हो सकेगा, सिम्टम नहीं मिल सकेगा। तो और साथ साथ देखिए कि खुद यहाँ की मुख्यमंत्री मानती हैं कि यहाँ के 42 से 43 डॉक्टर की मौत अभी तक हो चुकी है। नर्स आया और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो स्टाफ है उसमें कितने लोग मरे हैं? नहीं, उसका कोई आंकड़ा नहीं है, सही आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास। ना तो आंकड़ा है और नहीं उन लोगों के लिए सोशल प्रोटेक्शन है। एग्जैक्टली। अगर कोल इंडिया का एक आदमी मरता है, वो कम से कम अगर अपने वर्करों को 10 लाख रुपया अगर कंपनसेशन दे सकता है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार जो लोग फ्रंट वर्कर के हिसाब से लड़ाई लड़ रहा है कोरोना का, उनके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये बोलती है कि हमको किट्स नहीं दिया केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार बोलती है कि हमने सब कुछ दिया है, वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो ये टूटू मेमू के झगड़ा में
साधारण आदमी मर रहा है, साधारण आदमी मर रहा है, और जो फ्रंट वर्कर्स हैं वो मर रहे हैं। वो मर रहे हैं, उनको क्षति हो रहा है। यहाँ तक के बहुत सारे हेल्थ सेंटर में जो छोटी छोटी जगहों में है, गांव में है, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। तो वहाँ क्या है कि तनख्वाह तक नहीं मिलता, इसलिए कि वो आउटसोर्स्ड वर्कर है। हाँ हाँ वो वर्कर परमानेंट बहुत कम है, आउटसोर्स्ड है। अब आउटसोर्स वाला ये जो कंपनियां हैं वो ये कह रही है कि भाई हमारा बिल ही नहीं पास कर रही है सरकार, तो हम पैसा कितना दें। बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन पीरियड का पैसा नहीं मिला, कल कारखाना तो छोड़ दीजिए, हेल्थ सेक्टर में। और कहीं ना कहीं अगर हम आपकी बात को माने सर, तो कहीं ना कहीं लगता है ये जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को इसको जिसको बोलते हैं ना बांग्ला पोंगू कोड़े रखा, ये क्यों रखा जा रहा है? ताकि ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो पूंजीपति करोड़ों रुपए लगा के बड़ा बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे हैं वो चल सके। क्योंकि अगर आपको सही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी जगह पे मिलेगा तो आप प्राइवेट सेक्टर में पैसा दे के नहीं जाइएगा। हमारा मानना है कि सरकारी जगहों में अगर कोरोना का टेस्ट हो रहा है तो उस पर खर्चा लगता है, 300 रुपया का किट्स आता है, उसमें और 100 रुपया पकड़ लीजिए, वर्कर का तनख्वाह ये सबको अगर जोड़ लीजिए तो 600 रुपया मुनासिब होना चाहिए। वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ले रहा है 2500 रुपया, और शुरू में लिया था 4,500 साढ़े चार हजार तक लिया है, 5,000 तक। फिर आपका जाने आने का पैसा भी ले लिया, जोड़ दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक छोटा सा उदाहरण है कि किस तरह से यहाँ की राज्य सरकार और दूसरे स्टेट की भी राज्य सरकारें प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट लोगों को हेल्थ सेक्टर में खुलेआम मदद कर रही है, और उसका फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को है, और जो लोग माने फिनेंशियली साउंड है वही जाकर के वहाँ इलाज करा सकते हैं। जो गरीब जाते हैं मजबूरन, वो उनका हो सकता है कि इलाज हो जाता है, लेकिन पूरा परिवार जो है फाइनेंशियली बीमार हो जाता है। बिल्कुल सर। और एक क्योंकि देखिए आंकड़े जो बोल रहे हैं कि हर साल भारतवर्ष में बहुत लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं ओनली फॉर द हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब पूरा घर बार बिक जाता है ये दवाई के चक्कर में और हॉस्पिटल के चक्कर में, तो ये बहुत सारा भी आ जा रहा है। तो सर और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जाते हैं सर, ये मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि एक शब्द है स्किल, एडुकेशन और इंडस्ट्री, ये तीन खड़े हैं। इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट ये है, एडुकेशन सिस्टम यहाँ पे खड़ा हुआ है, स्किल उनका डेवलप नहीं हो रहा है, जो पैटर्न ऑफ एडुकेशन है वो कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न्स में खड़े हो रहे हैं। तो क्या है, हमारे देश में जितने इंजीनियर पैदा होते हैं शायद बहुत सारे देश का पॉपुलेशन वैसा नहीं है। तो ये जो आंकड़े हैं, इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि भाई ये जो हो रहे हैं ये हमारे उपयुक्त नहीं है, दे आर coming with an outdated knowledge and we cannot endorse that outdated knowledge। तो इस पे एज ए दायित्व मैंने पहले भी बोला कि ट्रेड यूनियन सिर्फ एक आंदोलन का जरिया नहीं है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, उसकी बहुत सारी प्रशाखाएं हैं, उसके सोचने की एरिया भी बहुत सारी है। तो इस पे क्या ट्रेड यूनियन कुछ सोच रहा है सर? बहुत सोचा है। ट्रेड यूनियन का ये डिमांड था कि हर एक स्टेट में कम से कम एक वर्कर्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल स्किल पैदा किया जाए। एक दूसरा यह है कि जितने भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल हैं उसमें मनमोहन सिंह के समय में जो प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम निकला उसको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लोगों के हाथ में कारीगरी। अभी वो प्राइम मिनिस्टर PMAY की कर रहे हैं वो लोग स्किल का कर रहे हैं। तो हमारा ये डिमांड था, और हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ का जो शिक्षा प्रणाली है या जो सिस्टम है वो सिस्टम भी चरमरा गया है, वो सिस्टम भी प्रो रिच है। इसलिए गरीब लोगों के घर के बच्चे वहाँ नहीं जा पाते, और जो हमारा इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है वो शिक्षा वहाँ नहीं दी जाती। वो शिक्षा तभी हो सकता है जब जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो अगर इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके अपने बच्चों को तैयार करें तो वो ज़्यादा गेनफुल होगा। और हम चाहते हैं, हमने डिमांड भी किया था, तभी मनमोहन सिंह ने ये किया था। फिर हम लोगों ने डिमांड किया था कि हर एक राज्य में एक वर्कर्स यूनिवर्सिटी बनाया जाए जहाँ टेक्निकल
मोरल, कल्चरल एज वेल एज उसको प्रैक्टिकल तमाम कल कारखानों से लेकिन सर जोड़कर वो तो हुआ नहीं, कुछ भी हुआ हाँ, है लेकिन अर्जुन सिंह के टाइम में एक ड्राफ्ट बना था, करना था। लेकिन वो अभी खटाई में रह गया। हाँ, वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब अर्जुन तो- सिंह एचआरडी हाँ, मिनिस्टर थे हाँ तो बना था। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, क्योंकि एक दिन में हम सब मुद्दों पे नहीं जा सकते, और भी आएंगे आपके पास, क्योंकि मुद्दे इतने हैं सर, एक दिन में नहीं कर सकते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे आपसे INTUC के प्रेसिडेंट मोहम्मद कमर साहब से, तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे, मुद्दे बहुत हैं, क्या एक दिन में सब मुद्दों पे हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है मोटे तौर पर जो मुद्दे आपको हमको छूते हैं रोज़मर्रा में, उस पे एक ट्रेड यूनियन के ऑल ओवर ट्रेड यूनियन INTUC जैसा एक दायित्वशील ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट से हमने बात करने की कोशिश की, हम समझने की कोशिश की, उनसे बात की। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, INTUC ऑफिस, कलकत्ता।